अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से रिलेटेड। हमारे चैप्टर हाइड्रोजन एंड वाटर में से हाइड्रोजन के टॉपिक का चैप्टर है नेसेंट हाइड्रोजन और आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। सही है, दो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज हम, और उसी के साथ हाइड्रोजन का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इंशाल्लाह अपना वाटर का पोर्शन शुरू करेंगे और उसको भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। सही है, तो हमारे पास जो टॉपिक है पहला वो है हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन। सही, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट का मतलब हमारे पास होता है न्यूली बॉर्न। सही है, जो नया नया बना होता है। सही, जो नया नया पैदा होता है। सही, तो अगर हम नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में देखें तो नेसेंट हाइड्रोजन एक ऐसा हाइड्रोजन होता है जो कि रिएक्शन के दौरान नया नया हाइड्रोजन जो बनता है लेकिन एटॉमिक शक्ल में। सही है, तो उसी को हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि हम H लिखते हैं एटॉमिक शक्ल में और इसके दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। सही, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। सही, अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन, और ये केमिकली बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है मोलिकुलर हाइड्रोजन से। मोलिकुलर हाइड्रोजन मतलब H2 और एटॉमिक हाइड्रोजन मतलब H। सही, लेकिन नेसेंट हाइड्रोजन जो होता है वो होता है H लगा होता है लेकिन उसके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट लगे होते हैं। सही, ये नेसेंट हाइड्रोजन भी एक एटॉमिक हाइड्रोजन है और एटॉमिक हाइड्रोजन भी तकरीबन एक एटॉमिक नेसेंट, दोनों एक ही जैसे, लेकिन बनने का जो वो है ना प्रोसेस वो अलग अलग है। सही है, जैसे हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि Zn को जब हम HCl से रिएक्ट करवाया हमने, सही, Zn को जब हमने HCl से रिएक्ट करवाया तो ये हमारे पास बनता है Zn अल्लाह आपका भला करे, ZnCl बन जाता है, ZnCl2 इस तरीके से। सही, और हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम बनते हैं। सही, दो हाइड्रोजन के एटम बनते हैं जो कि कंबाइन होके फिर हमारे पास H2 बन जाता है। सही, ये हमने अपने पहले लेक्चर में देखा था। सही, तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन के बनने का ये तरीका होता है। लेकिन नेसेंट हाइड्रोजन इस तरीके से प्रोड्यूस नहीं होता। नेसेंट हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होता है वो रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होके यूज भी हो जाता है। ये तो हमारे पास अलग से बन गया था। अच्छा, हम लिखते हैं इसके बारे में ये है कि हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स बर्थ is chemically more reactive than molecular hydrogen is called नेसेंट हाइड्रोजन। सही है, वो हाइड्रोजन जो कि अपने रिएक्शन के दौरान नया नया बना हो, नया नया उसकी बर्थ हुई हो, और जो केमिकली बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से, उसको हम कहते हैं भाई ये हमारे पास क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन। सही है, अब जरा हम इसके बारे में कुछ रिएक्शंस देखते हैं कि भाई, सही, अब इसके बारे में जरा एक रिएक्शन देखते हैं कि जो हमने बात ये की है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन जो होता है जो केमिकली मोर रिएक्टिव होता है किससे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से। सही है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि भाई हमारे पास एक कंपाउंड होता है FeCl3। FeCl3 इसका नाम होता है फेरिक क्लोराइड। सही, हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई इसका इस तरीके से लिख दो, इसका नाम अगर तुम लोगों ने साइड पे लिखना है तो इसका नाम होता है भाई फेरिक क्लोराइड। सही है, हम जब इसके साथ H2 का रिएक्शन करवाते हैं तो नतीजे में हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलता, यानी यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता। यहाँ पे हमें क्या नहीं मिलता, कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता। लेकिन हम करते क्या है, अच्छा ये ब्राउनिश कलर का कंपाउंड होता है। सही, ब्राउन, थोड़ा सा ब्राउन कलर का केमिकल होता है। हम इसमें करते क्या है कि भाई जब ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पा रहा, जब ये हाइड्रोजन
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, तो हम करते क्या है कि भाई एक तो रिएक्शन जब नहीं होता है तो हम एक तो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? कैटलिस्ट। सही है। अब देखो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं कर रहा तो नेसेंट हाइड्रोजन तो करता ही है, क्योंकि वो केमिकली रिएक्टिव होता है, हर किसी के साथ रिएक्शन कर जाता है, तो केमिकली रिएक्टिव होता है। लेकिन अब नेसेंट हाइड्रोजन को लाने के लिए एक जरिया भी तो चाहिए होता है, तो हम उसको HCl देते हैं। सही है। इस रिएक्शन को कराते वक्त हम HCl डालते हैं। सही, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक तो इससे होता ही है कि हमारे पास ये जो FeCl3 है ये तो हमारे पास हो जाता है एसिडिक। सही है। दूसरा ये है कि ये जो HCl है ये हमारे पास हाइड्रोजन के देने का जरिया बन जाता है, और ये जिंक मेटल डालने की वजह से हमारे पास ये रिएक्शन फास्ट हो जाता है। सही है। इसको कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अच्छा, होता क्या है कि जब कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये कैटलिस्ट इस हाइड्रोजन को अलग कर देता है, और ये हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्शन के दौरान में ऐसे आता है। इस तरीके से जब ये हाइड्रोजन आता है तो ये जब इससे रिएक्शन करता है तो हमारे पास यहाँ पे बन जाता है HCl। सही है। ये हाइड्रोजन इसका एक Cl ले लेता है और यहाँ पे हमारे पास बच जाता है FeCl2। सही। इस रिएक्शन को ज्यादा कुछ इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, बस यही है कि भाई FeCl3 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, लेकिन नेसेंट हाइड्रोजन के साथ फटाफट रिएक्शन कर देता है। कैसे? और नेसेंट हाइड्रोजन को लाने के लिए हमने किस चीज को इस्तेमाल किया? HCl, ताकि इसमें से हमें नेसेंट हाइड्रोजन हासिल हो सके, एटॉमिक हाइड्रोजन हमें मिल सके। सही है। और एटॉमिक हाइड्रोजन मिलने के लिए जरूरी है कि भाई आप इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल करो, ताकि कैटलिस्ट इन दोनों में से इसमें से हाइड्रोजन को अलग करे। जब ये हाइड्रोजन अलग हुआ, इसने इसके साथ रिएक्शन किया फौरन। अब इस हाइड्रोजन ने इसके साथ रिएक्शन करने पे क्या कि एक Cl अपने पास लगा लिया, तो ये बन गया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पे हमारे पास बन जाता है FeCl2। सही है। इसी तरीके से अच्छा, और ये जो कंपाउंड होता है इसका नाम होता है फिर फेरस क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम होता है फेरस क्लोराइड, और ये होता है ग्रीनिश कलर का। सही। तो एक तरीके से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई नेसेंट हाइड्रोजन को हम कलर चेंज करने के लिए या कलर की रिडक्शन करने के लिए, कलर रिड्यूस कराने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सही। जैसे एक और रिएक्शन देख लो कि हमारे पास एक होता है KMnO4। सही है। KMnO4 हमारे पास होता है पिंक कलर का। किस कलर में होता है? पिंक कलर में। सही है। इस जैसे हमने FeCl3 को एसिडिक बनाया था किसके डालने से? HCl के डालने से। इसी तरीके से हम इसको भी एसिडिक बनाते हैं। मैं जरा इस ऊपर वाले को मिटा दूं, इसको नोट कर लीजिएगा। हमारे पास होता क्या है, एक रिएक्शन तो हमने नेसेंट हाइड्रोजन का पढ़ा किसके साथ? FeCl3 के साथ, और एक रिएक्शन हमारी बुक में नेसेंट हाइड्रोजन का KMnO4 के साथ मौजूद है। सही। अब हम करते क्या है कि भाई जैसे इसको एसिडिक बनाया था, किसको इस्तेमाल करके, कौन से एसिड को इस्तेमाल करके? HCl को। यहाँ पे भी हम इसको एसिडिक बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम एसिड इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारे पास H2SO4। सही है। ये जो कंपाउंड होता है ये हमारे पास होता है पिंक कलर का। सही है, पिंक कलर का। अब इस होता क्या है कि भाई जब रिएक्शन होता है हमारे पास, इसमें भी हम जिंक मेटल को कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम नीचे लिख देते हैं कि भाई हमने H2SO4 को एज एसिड इस्तेमाल किया, ताकि हमारा ये कंपाउंड एसिडिक हो जाए एक तो, और दूसरा क्या हो जाए हमारे पास, यहाँ से हमें नेसेंट हाइड्रोजन हासिल हो जाए। सही। तो यहाँ से हमें नेसेंट हाइड्रोजन हासिल होते हैं, तकरीबन 10 नेसेंट हाइड्रोजन हमारे यहाँ इस रिएक्शन में लगते हैं। और KMnO4 के कितने मोल लगते हैं? KMnO4 के 2 मोल लगते हैं, और H2SO4 के 3 मोल लगते हैं। सही है। KMnO4 के 2 मोल लगते हैं, H2SO4 के 3 मोल लगते हैं। सही। इससे होता क्या, आप जरा इस रिएक्शन को याद करो कि अगर आपको ये चीज याद हो गई तो प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट याद करना कोई मुश्किल काम नहीं। ये जो K है ये इस SO4 के साथ रिएक्शन करके बना लेता है K2SO4। सही है। K2SO4 हमारे पास होता क्या है कि भाई K2 कैसे आ गया, क्योंकि यार 2K। सही। इसी तरीके से Mn भी SO4 के साथ रिएक्शन करता है। SO4 कोई एक थोड़ी है, 3 SO4 है। सही है। तो जब ये Mn SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना लेता है MnSO4, मैंगनीज सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, और यहाँ पे मैंगनीज सल्फेट। सही है। अच्छा, यहाँ पे हमें
2 लगाना पड़ेगा। 2 क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि मैंगनीज भी 2 है और सल्फेट, एक सल्फेट ने तो पोटेशियम के साथ रिएक्शन किया लेकिन 2 ने इसके साथ रिएक्शन किया, सही है। बाकी हमारे पास जो आखिर में बनता है वो होता है हमारे पास H2O वाटर, सही है। और 8 वाटर के हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं, हमारे पास 8 वाटर्स के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सही। अब ये सारा जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये रिएक्शन करवाया, रिएक्शन करवाने के नतीजे में हमारे पास ये जो कंपाउंड हासिल होता है ये कलरलेस होता है। क्या होता है भाई हमारे पास? कलरलेस, सही। तो KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट को कलरलेस बनाने के लिए हमने क्या किया कि भाई नेसेंट हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया, सही है। तो ये 2 रिएक्शन है नेसेंट हाइड्रोजन का, एक FeCl3 के साथ और एक KMnO4 के साथ, सही है। ये H2SO4 KMnO4 वाले पोटेशियम परमैंगनेट वाले में हमने एसिड को एसिड के तौर पर किसको इस्तेमाल किया? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और FeCl3 वाले रिएक्शन में हमने एसिड के तौर पर HCl को इस्तेमाल किया यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सही। यहां तक ही ये हमारा नेसेंट हाइड्रोजन का टॉपिक। अब इसके बाद आ जाओ भाई हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, आइसोटोप्स, सही है। तो आइसोटोप्स आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा याद होगा, उसकी डेफिनेशन हम जरा यहाँ दोबारा भी लिख लेंगे कि भाई आइसोटोप्स होते क्या है। तो भाई आइसोटोप्स वो एटम होते हैं किसी एलिमेंट के, हम यहाँ लिख देंगे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, किसी सेम एलिमेंट के वो एटम, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर but different mass number, mass number is called isotope, सही। किसी भी एलिमेंट के वो एटम जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये सारे के सारे उस एलिमेंट के आइसोटोप्स है, सही है। एटॉमिक नंबर आपको पता होगा जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर Z, और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। और मास नंबर को A से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, सही है। ये चीजें आपको सारी पता होनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करते हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, कि भाई हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, इसके कितने ऐसे एटम है कि भाई जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर चेंज है, तो ऐसे इसके 3 एलिमेंट है, सही। यानी इसके 3 एटम है, यानी इसके ऐसे 3 आइसोटोप्स हैं। कितने आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के? 3 आइसोटोप। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ, देयर आर 3 isotopes of hydrogen। बारी बारी एक एक को डिस्कस करेंगे, सही है। पहले पे आ जाओ, पहले वाले का नाम होता है हमारे पास प्रोटियम, या फिर उसको हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी कहते हैं, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन और ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। इसका सिंबल होता है H1 ऊपर 1 नीचे, सही है। यानी इसमें हमारे पास 1 ऊपर का मतलब यानी मास नंबर, 1 नीचे का मतलब ये नीचे वाला एटॉमिक नंबर जाहिर करता है, ऊपर वाला मास नंबर, सही है। इसमें पहला पॉइंट तो हम लिखते हैं, पहला पॉइंट हम लिखेंगे इसके बारे में कि भाई इसके अंदर प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने, सही है। तो हम लिखते हैं कि भाई इट कंटेन 1 प्रोटॉन, 1 proton in the nucleus and 1 electron in K shell, सही है। K shell में ही होता है ना, पहले वाले शेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, सही है। अच्छा, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, सही है।
लेकिन इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होते, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। सही है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि विद एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर इज 1। सही, ये बात तो आपको समझ आई गई होगी। इसको जरा अगर थोड़ा और मैं समझाना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके की बात है कि भाई प्रोटियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल में घूम रहा होता है, पहले शेल में, के शेल में, और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर कहते हैं कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कितने प्रोटॉन है। मैंने वहां लिखा है तो एक प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 1। मास नंबर से मुराद क्या होता है कि भाई प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने? 1 प्लस न्यूट्रॉन कितने? नहीं है, यानी 0 न्यूट्रॉन है। तो एटॉमिक नंबर भी इसीलिए हमारे पास एटॉमिक नंबर बोले जा रहा है उसको, मास नंबर भी इसीलिए हमारे पास 1 हो जाता है। सही है, प्रोटियम का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी हमारे पास 1 होता है। सही है। अच्छा भाई, ये जो आइसोटोप्स बनते हैं ना, इसमें सिर्फ न्यूट्रॉन का चक्कर होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम ही रहते हैं, न्यूट्रॉन चेंज होते हैं। जैसे अभी इसमें नहीं है ना, अगले वाले में हमारे पास आ जाएगा कि भाई उस वाले में एक न्यूट्रॉन है। सही। अच्छा, इसको अब इसका अगला पॉइंट देखो कि भाई अबाउट 99.98% of about 99.98% of naturally about 99.98% of naturally occurring hydrogen। अच्छा भाई, about 99.98% of naturally occurring hydrogen is प्रोटियम। सही है, जितना भी हमारे पास नेचर में हाइड्रोजन मौजूद है उसका 99.98% हिस्सा हमारे पास प्रोटियम है। जितना भी हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, हाइड्रोजन है नेचर में, उसका 99.98% हमारे पास प्रोटियम होता है। बाकी जो होता है, ये जितना परसेंट बचा वो बाकी और आइसोटोप्स होते हैं इसके, यानी सबसे ज्यादा अमाउंट में जो हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद होता है वो प्रोटियम होता है। सही है। इसका तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, अगर मैं ये कोशिश करता हूँ अगर यहीं पे आ जाता है तो तीसरा पॉइंट हम अगर इसका ये लिखेंगे कि भाई इट इज अ स्टेबल हाइड्रोजन, इट इज अ स्टेबल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन लिख लेते, स्टेबल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। सही। अच्छा, नजर तो आ रहा है, इट इज अ स्टेबल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। स्टेबल होने से मुराद ये है कि इसमें से कोई रेडिएशंस नहीं निकल रही होती, सही, कोई इनविजिबल रेडिएशंस नहीं निकल रही होती इसमें से। सही। अच्छा भाई, दूसरा हमारे पास जो होता है, दूसरा ये है कि भाई उसको हम कहते हैं ड्यूटीरियम। इसको जरा नीचे करके लिख देता हूं, ड्यूटीरियम, या फिर इसको हेवी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, हेवी हाइड्रोजन। सही, ये दूसरा आइसोटोप है हाइड्रोजन का। इसको जाहिर करने का एक तो हम सिंबल ये लिखते हैं कि भाई H2 या नीचे 1, और या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और H की जगह आप D भी लिख सकते हो इस तरीके से। सही। अच्छा भाई, अब इसका जो किस्सा है, यहाँ पे आप 2 और 1 नहीं लिखोगे, अगर याद H लिखना है तो 2 और 1 लिखो, नहीं लिखना है तो फिर सिर्फ D लिखो। सही। इसका जो किस्सा ये है कि भाई इसमें एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख देते हैं कि भाई इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन।
with atomic number 1 and mass number is 2। सही। अच्छा यहाँ पे मास नंबर 2 क्यों है, एटॉमिक नंबर 1 क्यों है? क्योंकि भाई देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से तो एटॉमिक नंबर मास नंबर का कोई वास्ता नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। सही है। तो एटॉमिक नंबर यानी जेड क्या है कि भाई कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितने, एक प्रोटॉन है, तो यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 1। और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी एक प्रोटॉन है इसमें, और हमने यहाँ देखा कि भाई एक न्यूट्रॉन भी है, 1 + 1 = 2, इसीलिए इसका मास नंबर हमारे पास 2 कहलाता है। सही है। अच्छा अब ये कितना % एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि अबाउट 0.0156%, ये बहुत ही कम अमाउंट में हमारे पास नेचुरली हाइड्रोजन जो है, जो नेचर में हाइड्रोजन है उसका बहुत ही कम हिस्सा हमारे पास ड्यूटेरियम है। ये आप देख सकते हो, उसको बहुत ज्यादा हिस्सा उसका प्रोटियम है और बहुत ही कम हिस्सा, और उससे भी कम उसका तीसरा आइसोटोप है। सही है। तो अबाउट 0.0156% ऑफ नेचुरली occurring hydrogen is deuterium। सही है। इसी के साथ हम अपना तीसरा पॉइंट भी यहाँ लिख देते हैं, ये भी हमारे पास एक स्टेबल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन होता है। इट इज अ स्टेबल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। सही। इसमें से भी कोई रेडिएशन वगैरह एमिट नहीं करती, जैसे कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से रेडिएशन एमिट करती है, जैसे कि आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिविटी कौन सा फिनोमिना है कि भाई जिसमें से खुद ब खुद एलिमेंट टूट फूट का शिकार होता है, एलिमेंट का न्यूक्लियस टूट फूट का शिकार होता है, और उसमें से इनविजिबल रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन निकलना शुरू हो जाती है। सही। खतरनाक से रेज निकलना शुरू हो जाते हैं। सही। तो ऐसे जिसमें से रेज निकलते हैं उसको हम कहते हैं ये रेडियो एक्टिव है, लेकिन जिसमें से रेज नहीं निकलते उसको हम कहते हैं कि भाई ये स्टेबल है। सही है। तो ड्यूटेरियम भी इसका स्टेबल होता है और प्रोटियम भी इसका स्टेबल होता है। सही है। लेकिन जो इसका तीसरा आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ट्राइटियम, ये हमारे पास रेडियो एक्टिव होता है। सही है। तो इसके बारे में जरा देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है लेकिन मास नंबर इसका 3 होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने तुम लोगों को अभी बताया आइसोटोप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे फर्क नहीं पड़ रहा होता, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास न्यूट्रॉन पे फर्क पड़ता है। सही। जैसे इसमें 0 होते हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 होते हैं हमारे पास प्रोटॉन। तो कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। सही है। 2 न्यूट्रॉन। सही। अब जब एक प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर तो 1 ही होगा, तो यहां मैं लिख देता हूं विद एटॉमिक नंबर 1, लेकिन एंड मास नंबर जो होगा वो हमारे पास 3 होगा। 3 क्यों होगा भाई? क्योंकि 2 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है, और हमने अभी देखा कि भाई मास नंबर का क्या फॉर्मूला होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, तो ये कितना हो गया 3 विद मास नंबर 3। सही। इसका अगर हम देखें तो ये भी बहुत ही कम परसेंटेज में होता है हमारे पास, अबाउट नेचर में बहुत ही कम होता है, 4 × 10⁻⁻15%। सही। इसका मतलब ये है कि भाई 0.0 के बाद 0 इस तरीके से 0. इसके बाद 14 0 और लगाओ, 14-15 0 और लगाओ, फिर उसके बाद आपके पास आएगा 4। सही है। तो इतना कम परसेंटेज में हमारे पास ट्राइटियम मौजूद होता है नेचर में। सही। तो अबाउट 4 × 10⁻⁻15% इज इन नेचुरली occurring hydrogen is tritium। सही है। तो इसका बहुत ही कम परसेंटेज हमारे पास
नेचर में मौजूद होता है, सही है। अब जैसे कि हमने इसके बारे में तीसरा पॉइंट डिस्कस किया, इसके बारे में किया कि भाई ये स्टेबल है, लेकिन ये वाला इसके तीसरा पॉइंट में क्या आएगा कि भाई इट इज अ रेडियो एक्टिव, इट इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अब जब एक एलिमेंट रेडियो एक्टिव हो तो उसकी एक हाफ लाइफ भी हुआ करती है, हाफ लाइफ भी हुआ करती है विद हाफ लाइफ ऑफ 12.5 ईयर, सही है। अब इस हाफ लाइफ को मैं जरा तुम लोगों को ऊपर से समझा दूंगा, लेकिन आप जब फिजिक्स के आखिरी चैप्टर में जाओगे तो ये हाफ लाइफ और भी ज्यादा डिटेल से पढ़ोगे, सही। इसकी हाफ लाइफ 12.5 साल से होने से क्या मुराद है कि भाई ये ट्राइटियम जो है ना, इसमें से इनविजिबल रेडिएशन निकल रही है क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सही है। अब 12.5 साल इसकी हाफ लाइफ से मुराद ये है कि भाई इसकी आधी जिंदगी जो है ना, आधी जिंदगी से मुराद ये है कि भाई इसकी आधी और यानी एक इसकी पूरी जिंदगी है जिसके बाद ये स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने से मुराद ये कि भाई उसके बाद इसमें से रेडिएशन निकलना खत्म हो जाती है, सही। तो ये वो जो पूरी जिंदगी है उसमें से आधी जिंदगी इतनी है, आधी से इतनी है तो मतलब पूरी कितनी है 12.5 प्लस 25 यानी हमारे पास 25। मतलब हाइड्रोजन का जो ट्राइटियम आइसोटोप है उसकी लाइफ जो है वो 25 साल है। 25 साल तक वो रेडिएशंस एमिट करता रहेगा, लेकिन हम उसकी पूरी लाइफ के बारे में जिक्र नहीं करते। फिजिक्स में हम उसके हाफ लाइफ के बारे में जिक्र करते हैं, जितने भी हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, सही। तभी तो आपने देखा होगा कि भाई जहां जहां रेडियो एक्टिव एटॉमिक बॉम्ब पाड़े गए हैं तो वहां पे अभी भी उसके असरात जाहिर हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ ही बहुत ज्यादा होती है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन का टॉपिक खत्म हो जाता है, सही। आज हमने नेसेंट हाइड्रोजन और आइसोटोप के बारे में डिस्कस किया। अब हम जरा देखते हैं कि भाई अपना हमारा होमवर्क क्या बनता है, सही है। तो फिर उसके बाद इसके लेक्चर को एंड करते हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 सवाल होमवर्क में रखे हैं। एक है हमारे पास एमसीक्यू, इसका जो आंसर है वो आपको बुक में रीड करके मिलेगा। ड्यूटीरियम का टॉपिक इसको मैंने नहीं बताया, इसीलिए नहीं बताया ताकि आप जाके रीड करो और इसके आंसर को टिक करो, सही है। दूसरा, इसके बारे में मैंने बता दिया कि भाई डिफाइन आइसोटोप, आइसोटोप की डिफिनेशन मैंने लिखवा दी और बाकी वेरियस आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन भी हमने डिस्कस कर लिया। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम तीनों के बारे में 3-3 पॉइंट लिखवा दिए। 3-3 पॉइंट ही लिखो, काफी है, सही है। इसके बाद व्हाट इज नेसेंट हाइड्रोजन, यानी नेसेंट हाइड्रोजन की डेफिनेशन लिखनी और डिस्क्राइब इट्स रिएक्टिविटी। मैंने इसकी रिएक्टिविटी भी बता दी है कि भाई 2 ही इसके रिएक्शन है हमारे बुक में, एक है FeCl3 के साथ यानी फेरिक क्लोराइड के साथ, और एक है हमारे पास KMnO4 के साथ, सही है। और रिएक्शन कैसे हुए, उसके होने के बाद क्या बना, सही है, तो वो हमने डिस्कस कर लिया, सही है। और होमवर्क करें। पिछले वाले का भी आप लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया जो मैंने इससे पिछली वीडियो में दिया था होमवर्क, सही है। तो करें, जो नहीं होता फिर कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह जवाब दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।